नमस्कार साथियों, बुक लिस्ट की वीडियो की कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बुक लिस्ट कड़ी का चौथा वीडियो है और लास्ट वीडियो भी है। तो पहले 3 पेपर का हमने डिस्कस कर लिया है। आरपीएससी जिस हिसाब से पैटर्न बदल रही है, तो पेपर फोर्थ का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें मार्किंग तुलनात्मक रूप से ऑब्जेक्टिविटी के अनुरूप होती है। इसमें उन 3 पेपर्स की तरह सब्जेक्टिविटी नहीं है। ग्रामर का इसमें 70 नंबर का पार्ट है, उसमें यदि आपने लिख दिया तो मार्क्स आते ही हैं। तो उसी को देखते हुए पेपर फोर्थ का इम्पोर्टेंस बढ़ ही रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फोर्थ पेपर की बुक लिस्ट मैंने क्या पढ़ा था वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है सामान्य हिंदी का। इसमें 50 नंबर की ग्रामर आती है। ये ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं। इनके लिए मैंने राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है, उसके मैंने कई रिवीजन किए थे। मैंने पहले हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की भी तैयारी की थी। उस दौरान भी इसके रिवीजन किए हुए थे और इस तैयारी के दौरान भी फिर से बार-बार पढ़ा। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें हो सकता है मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें कम हों, तो उसके बाद मैंने ये जो 3 टॉपिक हैं, पारिभाषिक शब्दावली, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लेख शब्द, इन तीनों के लिए कलाम बुकलेट्स को भी रेफ़र किया था एक बार राघव प्रकाश सर की बुक को पढ़ने के बाद। साथ में इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी प्रैक्टिस। आप रेगुलर जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपको 2 मिनट दिए जाएँ तो आप किसी शब्द के पर्यायवाची या विलोम शब्द या सार्थक शब्द सोच के बता सकें। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस ज़रूरी है। हिंदी, अंग्रेजी को डेली भले ही 1 घंटा ही दें, आधी घंटा ही दें, लेकिन डेली करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलता ही है। मैंने इसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए किया था कि परख आरएएस की जो टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने डीपीपी डालते थे वो डेली, और उसकी आंसर की भी डालते थे। तो मैं रोज़ उसको सोल्व करने की कोशिश करता था। हालाँकि ये होता था कि कभी-कभी तैयारी के दौरान कभी टाइम नहीं मिला, कोई टारगेट्स अचीव पहले वाले जीएस सब्जेक्ट्स के पूरे नहीं हुए तो छूट भी जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इसको रेगुलर रख पाऊँ। इसके बाद पहले से मेरी हिंदी व्याकरण मजबूत थी, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिला। एसएससी जीएसटी परीक्षा की मैंने तैयारी की थी, उसमें भी मेरे 100 में से 96.25 मार्क्स थे, तो उसका भी शायद फ़ायदा मिला। तो इस पार्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें यदि आपको आता है तो उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे, आपने लिखा है तो। जीएस के सब्जेक्ट्स की तरह एग्ज़ामिनर की रैम पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे इसमें। आपने लिखा है मतलब आपको मार्क्स आएँगे। हालाँकि पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि जो मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक है, इसमें थोड़ी-सी ये हो रही है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में ये है कि यदि आपने लिखा है तो मार्क्स आ ही रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। ये कंपोज़िशन का पार्ट है 50 नंबर का। इस पार्ट में संक्षिप्तीकरण के लिए कुछ अलग से मैंने नोट्स या कुछ नहीं पढ़ा था। जो टेस्ट सीरीज़ और परख जो डीपीपी डालता था, उसी की मैंने प्रैक्टिस की थी रेगुलर, तो उससे ही इसको सॉल्व किया था और शायद ठीक ही गया होगा। पल्लवन के लिए भी राघव प्रकाश सर की बुक है, उसमें कुछ सूक्तियाँ, कुछ कोट्स दिए हुए हैं। उन्हीं कोट्स को पढ़ लिया, उनके शॉर्ट नोट्स में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जिनको कि हमें लिखना ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, उनको नोट कर लिया। साथ में उसको गूगल पे सर्च करके कुछ चीज़ें मिली, कुछ कोट्स मिले, उनको शॉर्ट नोट्स बना लिए उनको देख के, तो उनको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा और साथ में टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस की थी। जो पत्र लेखन का टॉपिक है, प्रारूप लेखन का टॉपिक है, उसके अच्छे से फॉर्मेट तो याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो खैर कोई लेना-देना है ही नहीं इस टॉपिक का। उसके बाद जब फॉर्मेट्स याद हो गए तो फिर टेस्ट सीरीज़ और डीपीपी की प्रैक्टिस ही की थी, उसके अलावा कुछ अलग से नहीं किया था। अनुवाद है, तो अनुवाद में चूँकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है 1 साल का पीजी डिप्लोमा, तो उसकी भी मदद मिली, उसके दौरान भी मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिस की थी, साथ में जो जीएसटी की परीक्षा दी उसके लिए भी प्रैक्टिस की थी। तो अनुवाद के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, हालाँकि टेस्ट तो दिए थे, उनमें तो प्रैक्टिस की ही थी। जो निबंध वाला टॉपिक है, ये 20 नंबर का टॉपिक है अलग से अकेला। इसमें ये होता है कि यदि आपने अच्छे से निबंध लिख दिया, तो आपको 12 भी नंबर मिल सकते हैं। ख़ैर 2023 में और 24 में किस प्रकार से मार्किंग रही उसका तो अभी कॉपी जाने पे पता लगेगा। लेकिन फिर भी यदि आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा है तो उसमें मार्किंग आप, यदि किसी इन टॉपिक्स में कोई छोटी-मोटी गड़बड़ भी हुई है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यूपीएससी की तैयारी के उद्देश्य से दृष्टि आईएएस के जो विकास देवी कीर्ति सर हैं, उनका ऑनलाइन कोर्स लिया था। 13 ही क्लास थी उसमें। उस कोर्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ यूपीएससी के निबंध जो बड़े लिखने होते हैं। और उसके बाद 30-40 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों या फिर क्लाइमेट चेंज के टॉपिक हैं, जो भी अलग-अलग डायमेंशन हैं, टूरिज़्म हो गया, उन टॉपिक्स को अलग-अलग बाँट के कैटेगरी वाइज़ उनकी एक सिनॉप्सिस बनाई थी और उस सिनॉप्सिस की मदद से ही फिर उनको तैयार किया था। और साथ में टेस्ट सीरीज़ तो फिर दे रहे थे, तब उनमें तो निबंध लिखे ही थे। इसके बाद पार्ट आता है इंग्लिश का, जो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स के पार्ट पार्ट में से जो 20 मार्क्स की तो ग्रामर है। ये जिस प्रकार से हिंदी में 50 नंबर की ग्रामर थी और ऑब्जेक्टिविटी थी उसमें, इसमें भी उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी रहती है। हालाँकि पिछले 2 सालों से इंग्लिश थोड़ी टफ आ रही है, लेकिन फिर भी यदि इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए,
और ग्रामर के रूल्स को अच्छे से याद रख लें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने अलग से कोई कोचिंग या फिर कोई नहीं ली थी। मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी तो, और मेरे दोस्त थे सुनील, तो उसके नोट्स थे एसएससी के, उन्हीं की मदद से मैंने तैयारी की थी। साथ में जो परख आरएएस की डीपीपी में कुछ क्वेश्चन आते थे, या जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ थी जो मैंने जॉइन कर रखी थी, उसमें जो प्रैक्टिस होती थी वो होती रही। साथ में जो 2024 वाला अटेम्प्ट में, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा क्या पता ज़्यादा टफ आ जाए, तो उसके लिए जो केडी कैंपस की नीतू मैम है उनकी बुक आती है क्लास नोट्स की, उस बुक में से एक बार देखा था एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हालाँकि मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था। जो फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम और ये वाला जो टॉपिक है, सिनोनिम, एंटोनिम तो लगभग ना के बराबर ही पढ़े थे मैंने, बहुत कम ही पढ़ पाया था, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल वाली चीज़ें याद इतनी रहती नहीं है, पता नहीं कौन-सा पूछ लेंगे इस डर से। ये जो फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उनके लिए केडी कैंपस की जो नीतू मैम उनकी बुक है, उसको पढ़ा था। अनसीन पैसेज है, प्रेसी है, ट्रांसलेशन है, इनके लिए जैसे हिंदी में मैंने बताया, अलग से स्पेशल कुछ नहीं पढ़ा, जो प्रैक्टिस थी टेस्ट सीरीज़ की बस वही की थी। पार्ट सी जो है कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, इसमें पैराग्राफ राइटिंग है। इसमें हिंदी में जैसे टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, वही नोट्स जो निबंध के लिए बनाए थे वो काम आ गए। उन्हीं को सिर्फ ट्रांसलेशन करके कह दीजिए या फिर इंग्लिश में लिखना था, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। जो एलेबोरेशन वाला टॉपिक है, उसमें जिस प्रकार से हिंदी में मैंने गूगल सर्च करके कुछ कोट्स ढूँढ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन ढूँढ ली और उनके गूगल से स्क्रीनशॉट ले लिए, या जेमिनी से कई बार समरी बनवा ली, तो उन नोट्स की मदद ली। साथ में जो कलाम टेस्ट सीरीज़ में मैंने जो प्रैक्टिस की, वो तो की। लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए तो जितने भी लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स हैं, उनको अच्छे से याद किया, और उनमें जो प्रैक्टिस थी वो तो थी। तो इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश के पेपर में आपने देखा कि मैंने बार-बार यही कहा कि अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बार-बार प्रैक्टिस ही इस पेपर में आपको आगे रख सकती है। और अभी जैसे 208 नंबर कट ऑफ गई है। यदि कोई स्टूडेंट 170 200 नंबर में से 70 नंबर की ग्रामर है। 70 की ग्रामर में यदि बहुत अच्छे से तैयारी करें तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 45 नंबर तो, यदि बहुत अच्छी तैयारी हो, मैं 60-70 60-65 की तो कह भी नहीं रहा। यदि 45 नंबर यहाँ कवर करता है, और जो इसके अलावा 130 नंबर का पार्ट बचता है, इसमें भी यदि अच्छे से लिखता है, अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होती है, तो इसमें भी 40 या 35 ही मान लीजिए आप, इतने भी नंबर आते हैं, तो इस पेपर से अकेले से ही 80 नंबर का जुगाड़ हो जाता है। तो 208 में से फिर बाकी 3 पेपर हैं। तो एक बार यदि कट ऑफ क्लियर करनी हो, हालाँकि 260 पे तो सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन कम से कम उन 3 पेपर में यदि 50-50 भी मार्क्स आ जाएँ, तो 150 मार्क्स होते हैं, और 150 और 80 230, तो और 230 में आप इस कट ऑफ से आसानी से काफ़ी ऊपर निकल सकते हैं। तो इस पेपर का एक इम्पोर्टेंट रोल विशेषकर अब होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी में किस प्रकार और अंग्रेजी में किस प्रकार से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप पिछले वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आगे भी आप कमेंट्स करते रहें किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं। और स्ट्रेटजी की वीडियो की बात मैंने कही थी कि अब मैं बनाऊँगा, तो स्ट्रेटजी की वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, मैंने उनको कंपाइल कर लिया है, और जल्द ही 1-2 दिन में स्ट्रेटजी का पूरा डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। और आप चाहेंगे तो लाइव भी आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे हम, उस पे भी आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, कोई डाउट है उनको सॉल्व कर लेंगे। और मिल बैठ के यदि कुछ डिस्कस करके सॉल्व करेंगे तो आपकी समस्याएँ भी सॉल्व होंगी, और मेरा भी जो चैनल बनाने का उद्देश्य है वो सफल होगा कि मैंने भी पुराने टॉपर्स की यूट्यूब चैनल से, उनके टेलीग्राम चैनल से मदद ली, तो एक मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं भी उन टॉपर्स की तरह मैं भी सोसाइटी को दे सकूँ कुछ, तो उसी उद्देश्य से चैनल बनाया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।